अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे क्लास 10 की न्यू मैथमेटिक्स बुक के बारे में जो हाल ही में सिंध बोर्ड की जानिब से इशू की गई है। इस बुक का पीडीएफ जो है वो हमारे पास आ चुका है, लेकिन ये बुक जो है नॉर्मली आपको किसी भी शॉप से नहीं मिलेगी क्योंकि ये अभी तक न्यू एडिशन है, टेस्ट एडिशन है। सो इसको मार्केट में आने के लिए कुछ वक्त लगेगा। सो जब तक ये बुक आपको नॉर्मल मार्केट से नहीं मिलती तब तक आप इस पीडीएफ से काम ले सकते हैं। तो अगर हम देखें सबसे पहले इसके कंटेंट्स को, तो कंटेंट्स में आपके पास सबसे पहले जो चैप्टर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है सेट्स और फंक्शंस के रिलेटेड। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको मिल रहा है यूनिट नंबर 17। ये इसलिए क्योंकि आपने मैट्रिक के पार्ट 1 में पहले 16 चैप्टर कर लिए हैं। जब आप 9th क्लास में थे तो आपको जो बुक मिली थी मैथमेटिक्स की उसमें आपके पास 16 चैप्टर थे। सो 16 से नेक्स्ट आपके पास 17 ही होना है। सो यूनिट नंबर 17 से आपके स्टार्ट होंगे और नेक्स्ट ऑनवर्ड चलते जाएंगे। सो सबसे पहले आपके पास जो नाम आता है वो है सेट्स और फंक्शंस का। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। चैप्टर जो है 17, इसी को हम स्टार्ट करेंगे, सेट्स और फंक्शंस को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपके पास सेट्स और फंक्शंस हैं इसमें सबसे पहले आपको कौन सा टॉपिक मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो टॉपिक मिल रहा है वो है ऑपरेशंस ऑन अ सेट, कि आपके पास एक सेट पे कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो अप्लाई किए जा सकते हैं। सो इसमें इस बेसिकली इस एक्सरसाइज में ये जो आपको 17.1 एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, इसमें आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि आपके पास जो सेट्स होते हैं उस पे आप कौन कौन से ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपके पास जो सेट होता है ये क्या होता है। आप पिछली क्लासेस में सेट के बारे में अच्छे से पढ़ के आए हैं कि सेट आप किसको कहते हैं, लेकिन अगर आपको भूल चुका है तो हम याद करने की कोशिश करते हैं कि सेट हम किससे कहते थे। बेसिकली अगर हम सिंपल बात करें, जो बेसिक डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन थी कि एक सेट क्या है, एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट्स की। कि आपके पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ मखसूस चीज़ें हैं जिनको आप डिफाइंड कर सकते हो, जिनके बारे में आप बता सकते हो, जिनको आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि ये चीज़ है। ठीक है ना, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जिनको आप अच्छे से उसको आइडियलाइज कर सकें, आप वेल डिफाइंड कर सकें, उनको आप सेट कहते हो। उनकी जो कलेक्शन है उनको आप सेट कहते हो। नॉर्मली आपके पास अगर आप अपनी ही क्लास को ले लें, आपके क्लास के जो सारे स्टूडेंट्स हैं आप उसको ऑब्जेक्ट्स मान लें, उनकी कलेक्शन कर लें, मतलब क्लास के सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर लें, तो वो भी आपके पास एक सेट बन जाएगा। इन द सेम केस आपके पास टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। सो आप सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स के नाम ले लें, उनको आप कलेक्ट कर लें, सो वो भी आपके पास एक सेट बन जाएगा। क्या है, ऐसी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको आप डिफाइंड कर सकते हैं, उनकी जो कलेक्शन है उस कलेक्शन को आप सेट कहते हैं। और जो उसकी डेफिनेशन है क्या है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। क्या है सेट, क्या है, एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की, उसको आप सेट कहते हैं। आप इस तरह से कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। आपके पास रूम है, रूम में जो मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं, डेस्क है, चेयर्स हैं, सो वाइट बोर्ड है, उन सब को आप कलेक्ट कर लें, सो वो भी आपके पास एक सेट है। सो सेट क्या है, ऐसी तमाम ऑब्जेक्ट्स का की कलेक्शन है जिसको आप जो है आइडियलाइज कर सकते हैं, जिसको आप बता सकते हैं कि ये क्या है, जिसके बारे में आप डिस्टिंक्शन दे सकते हैं। ठीक है, सो उन सब को आप यहाँ पर एक ही सेट में, ये मतलब एक ही कलेक्शन कर दें, आप उनको इकट्ठा कर लें, तो जो कलेक्शन है वो कलेक्शन आपके पास क्या कहलाएगी, वो आपके पास सेट कहलाएगी। अब हमने सेट की डेफिनेशन को तो याद कर लिया है कि सेट हमारे पास क्या होता था या फिर हम सेट को किन मीनिंग्स में लेते थे।
तो सेट के बाद हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी देखते थे कि हमें पता था कि कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास सेट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो सेट आता है वो आपके पास आता है नेचुरल नंबर का सेट, जिनको हम कुदरती आदाद भी बोलते थे। सो नेचुरल नंबर का सेट जो बेसिकली है वो 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से चलता जाता है और ये रुकता नहीं है। ठीक है, इनको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक नेचुरल नंबर का सेट है जो बेसिकली 1 2 से ऑनवर्ड चलता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कॉमन आपके पास सेट होता था उसको आप कहते थे कि ये होल नंबर का सेट है। इसको आप W से डिनोट करते थे और ये स्टार्ट होता था 0 से, 0 1 2 3। मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जो आपका होल नंबर है उसमें एक ज़ीरो जो है वो एक्स्ट्रा है और नेचुरल नंबर में जो है बेसिकली ज़ीरो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या है, ये बेसिकली W की ही आप समझ सकते हो एक्सटेंशन है, जिसमें आपके पास होल नंबर में जो नंबर्स आ रहे हैं उनके साथ प्लस और माइनस साथ में लगा दिया जाता है। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 ऑनवर्ड, एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को काउंट कर रहा था जो आपका W था, लेकिन Z की बात कर रहे हैं तो Z में आपके पास प्लस और माइनस दोनों नंबर्स उसने ले लिए हैं और इसको आपने नया नाम दिया है जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स कह रहे हैं, मतलब Z। उसके बाद आपके पास आता है इवन नंबर्स का सेट या फिर सेट ऑफ इवन नंबर्स। और ये कौन से हैं, ये आपके पास वो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं जो बेसिकली 2 से डिवाइड हो जाते हैं। मतलब जिनको जिनको 2 डिवाइड कर देता है वो सारे नंबर्स बेसिकली आप ये समझ लें, ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इसमें आपके पास वो सारे नंबर्स जिनको 2 डिवाइड कर देता है पूरा पूरा। सो वो सारे नंबर्स आप कह सकते हो कि क्या है, वो आपके पास इवन नंबर्स का सेट है। तो आप कोई भी नंबर ले लें उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो वो क्या है, वो एक इवन नंबर है। अदरवाइज दूसरी कैटेगरी ऑड नंबर वाली, तो फिर वो ऑड नंबर है अगर वो डिवाइड नहीं हुआ तो। सो यहाँ पे देख लें, ये आपके पास ऑड नंबर है। 1 जो है 3 5 7 ये 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, सो ये आपके पास ऑड नंबर हो गए। उसके बाद आपके पास आता है सेट ऑफ प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर्स कौन से हैं, बेसिकली ये ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही डिविजिबल हैं। मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर इनको खुद के अलावा डिवाइड नहीं कर सकता। ऐसे सारे नंबर्स की कलेक्शन है जिन नंबर्स को खुद के अलावा कोई डिवाइड नहीं कर सकता। मतलब ये हुआ 2 2 को 2 के अलावा कोई डिवाइड नहीं करता। 1 को छोड़ देना, 1 तो सबको डिवाइड करता है ना। 1 तो आपके पास कोई भी नंबर हो सबको डिवाइड करता है। 1 कोई भी नंबर ले लें किसी भी किस्म का, 1 उसको डिवाइड करेगा। लेकिन 1 को निकाल के, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे तमाम नंबर्स जिनको 1 और वो खुद डिवाइड करते हैं वो आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में आते हैं। तो 2 देख लें, 2 को 2 के अलावा कोई और डिवाइड नहीं करता। 3 को 3 के अलावा कोई और डिवाइड नहीं करता। 5 को 5 के अलावा कोई और डिवाइड नहीं करता। 7 है, ठीक है। 7 के बाद आपके पास आता है 11, क्योंकि 7 के बाद 8 8 भी डिवाइड हो जाता है। 9 9 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। 10 10 भी डिवाइड हो जाता है 2 और 5 से। 11 जो है 11 किसी से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 13 13 को भी कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। 15 की बात करें तो 15 जो है वो डिवाइड हो जाता है किससे, 3 और 5 से, सो 15 नहीं है। इन द सेम के 17 17 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। 19 वो भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद जो है 23, क्योंकि 21 नहीं ले सकते। 21 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 21 जो है वो 7 और 3 से डिवाइड हो जाते हैं। सो क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में ऐसे तमाम नंबर्स ले रहे हैं जो बेसिकली खुद से ही डिवाइड होते हैं या फिर 1 उनको डिवाइड करता है, बस इसके अलावा कोई उनको डिवाइड नहीं कर सकता। तो उनको हम कह रहे हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर। उसके बाद आपके पास जो कॉमनली सेट यूज होता है वो है रैशनल नंबर्स का।
रैशनल नंबर आपने जो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था 9 में, बेसिकली जो रियल नंबर्स के रिलेटेड था, तो वहाँ पर भी आपने डेफिनेशन की थी रैशनल नंबर की। क्या था? ऐसे तमाम नंबर्स जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी और क्यू जो हैं वो जी को बिलोंग करते हैं। जी मतलब ये जो अभी हमने पढ़ा है सेट ऑफ इंटीजर्स, और शर्त ये है कि ये जो नीचे वाला है ये ज़ीरो ना हो, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वो सारे नंबर्स जो आप रैशनल नंबर उनको कहेंगे, वो सारे नंबर्स जिनको आप रैशनल नंबर कहेंगे, इसका मतलब ये है कि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और पी और क्यू दोनों क्या हैं? जी को बिलोंग करने वाले हैं, और जो आपका नीचे वाला है डिनोमिनेटर वाला, वो आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो होगा तो समथिंग ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस वजह से आप इसको लेके चल सकते हैं कि आपके पास जो रैशनल नंबर का सेट है वो आपको फ्रैक्शन में आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में जो दोनों नंबर आप ले रहे हो पी और क्यू, ये दोनों नंबर होल नंबर्स को बिलोंग, सॉरी यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करने चाहिए, और नीचे वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब इसका उलट है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, ऐसे तमाम नंबर्स जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यहाँ पर पी और क्यू जी को बिलोंग करते हो, क्योंकि अगर आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जी को बिलोंग करते हैं तो ये तो रैशनल नंबर भी चला जाएगा। ठीक है ना, दो तरह के नंबर हो सकते हैं, या तो उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। अगर लिखा जा सकता है तो वो रैशनल नंबर है, और अगर नहीं लिखा जा सकता तो वो इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद जो सबसे बड़ा सेट आता है नॉर्मली इन सब से, वो आता है आपके पास आर, जिसको आप कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। और ये बेसिकली आपने एक पूरा चैप्टर पढ़ा था यहाँ पर 9th क्लास में। सो इसमें क्या आता है? इसमें इन दोनों की कलेक्शन आती है कि ऐसे तमाम नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो भी, और ऐसे तमाम नंबर जिनको नहीं लिखा जा सकता वो भी, सबको एक सेट में डाल दो। सो जो सेट आपको हासिल होगा वो होगा आपके पास रियल नंबर का सेट। मतलब ये हुआ कि इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, एक ही सेट में डाल दिया, तो वो आपके पास रियल नंबर का सेट बन गया। उसने डेफिनेशन लिखी है x such that x which is equal to p by q and x does not equal to p by q where p and q belongs to z, so and q does not equal to 0। वही कहानी सारी जो मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि दोनों तरह के वो आपके पास वो सारे एलिमेंट्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और वो सारे एलिमेंट्स जो नहीं लिखे जा सकते उन सबको एक ही सेट में डाल दिया, एक ही ब्रैकेट में आपने लिख दिया, तो वो जो कलेक्शन है वो कलेक्शन आपकी सेट ऑफ रियल नंबर्स कहलाएगी। अच्छा, यहाँ तक जो हमने बात की है पहले पेज में, वो सारी कहानी थी कि आपके पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सेट की नोटेशंस हैं उनके बारे में हम बात कर सकें। अच्छा, अब आपके पास आ रहा है कि जो आपके पास टाइप्स ऑफ सेट हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट्स की जो टाइप्स होती हैं वो क्या होते हैं, या फिर सेट को लिखने के तरीके क्या हैं, कौन कौन से वे से आप सेट को लिख सकते हैं। बेसिकली सेट को लिखने के 3 तरीके हैं। एक तो आप उसको वर्ड्स में लिख दें, ठीक है ना, हम कहते हैं कि पहले 3 जो है नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है ना। आप या कह देते हैं कि आपके पास जो ज्योमेट्री है उसमें आपके पास जो सारे एलिमेंट्स होते हैं उन सब का एक सेट। ये आप अपनी ज़बान में किसी भी, आप ऐसा समझ सकते हो कि जब हम किसी सेट को डिफाइन करने या बताने लगते हैं तो किसी ज़बान का इस्तेमाल कर लेते हैं, उर्दू में कह दें, इंग्लिश में कह दें, ठीक है ना। सो ये जो इसमें हम ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली जो हमारे पास ह्यूमन लैंग्वेज हैं उनका यूज़ करते हैं, तो उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, मतलब जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप ये समझ सकते हो कि हम इंग्लिश में कह दें, उर्दू में कह दें, बात एक ही है, लेकिन अभी हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो इन फॉर्म ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सो हम इंग्लिश में ही बात करेंगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आप ये समझ सकते हो कि इसमें आप ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है ना। अब ये आपके पास आती है सेकंड नंबर पे टेब्यूलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? ये वो फॉर्म है जिसमें हम उसके नाम, उनके नाम्स को ब्रैकेट में डालते हैं, ठीक है ना। ये पहली जो फॉर्म है, पहली फॉर्म कौन सी है? पहली फॉर्म आपके पास कि आपने किसी लैंग्वेज का सहारा लिया और उसको उसमें बयान कर दिया, उसमें उस चीज़ को लिख दिया।
दूसरा क्या है, दूसरा आपने वो जो चीज़ें हैं सारी, जो एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स एक ब्रैकेट में डाल दिए। वो जो चीज़ें हैं, लेट से आपने जिस तरह से हमने पहले बात की कि आपके पास जो क्लास है, क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक सेट है, तो आप उसको इस ब्रैकेट में उन सब स्टूडेंट्स के नाम डाल दें। मैंने आपको ये टीचर्स के बारे में बताया, तो आपका जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन टीचर्स के नाम डाल दें, और नाम डाल दें और बीच में ये कॉमा डाल दें। सो ये जो फॉर्म होगी आपके पास, ये टेब्यूलर फॉर्म होगी या रोस्टर फॉर्म होगी। इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट जनरल बात कर रहा हूँ कि ये किस किस तरह से हम इनको लेके चलेंगे। जो थर्ड फॉर्म आपके पास आ रही है वो ये है कि सेट बिल्टर फॉर्म। इसको सेट बिल्टर फॉर्म भी बोलते हैं, इन सबको नोटेशन भी बोलते हैं। सेट बिल्टर फॉर्म या फिर नोटेशंस भी कुछ बुक्स में लिखा जाता है, सेट बिल्टर नोटेशंस, रोस्टर फॉर्म या नोटेशंस, बात एक ही होती है। इसको जो फॉर्म जहाँ पे लिखा हुआ है, नोटेशंस भी कुछ बुक्स में लिख देते हैं, लेकिन आपकी बुक में फॉर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, सो आप फॉर्म ही मान के चलेंगे। अच्छा, सो हमने देख लिया कि तीन तरीके हैं किसी भी सेट को लिखने के। एक जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, और दूसरा उनको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, और तीसरा क्या है, सेट बिल्टर फॉर्म। सेट बिल्टर फॉर्म में आप क्या करते हो, आप ब्रैकेट में तो लिखते हो, ब्रैकेट का तो इस्तेमाल करते हो, लेकिन नाम नहीं लिखते। आप उसमें मैथमेटिक्स सिंबल्स का यूज करते हो। जिस तरह से मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, तो जिस तरह से हमने डिफरेंट सेट्स देखे हैं यहाँ पर, ये देखें, ये जो ये ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये नाम नहीं है, ये सारी सिंबल्स हैं, मैथमेटिक्स सिंबल्स हैं। सो ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। आप इन ये देखें, ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट में आपके पास क्या है, ब्रैकेट्स में नंबर्स लिखे हुए, ठीक है। सो ये आपके पास रोस्टर फॉर्म है, ठीक है ना, सेकंड वाली। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो थर्ड वाली फॉर्म है, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म कह रहे हो, ये वो है। सो ये सारी कहानी बेसिकली ये पहले भी आप कर चुके हैं, आपको सिर्फ याद करवाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर उनकी एग्जाम्पल्स आपको लेके दिखाएगा। पहली पहली एग्जाम्पल वो ले रहा है किसकी, फर्स्ट वाले की, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की, ठीक है ना, जिसमें आप किसी भी लैंग्वेज का सहारा ले रहे हैं, उसमें उस जबान में आप उसको बता रहे हैं। आप देखें, एक सेट ले रहा है जिसमें कह रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 10। अब देखें ना, आपने एक सेट तो कहा, आपने एक सेट कहा, लेकिन सेट में आपने लैंग्वेज का सहारा लिया है कि एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, जिसमें आप 5 और 10 के दरमियान के नंबर्स ले रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, क्योंकि आपने एक लैंग्वेज का सहारा लिया। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में जब सब पढ़ रहे हैं तो इसलिए आप ये कह रहे हैं, अगर आप उर्दू में पढ़ रहे होते तो आप कहते कि आपके पास नेचुरल नंबर्स या कुदरती आदाद का सेट जिसमें 5 और 10 के दरमियान में नंबर्स आते हैं। तो बात एक ही है। अच्छा, अब इसी को आप दूसरे वे में देखें, मतलब इसी को आप टेब्यूलर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में देखें, तो आप इनको लिखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स हैं, ठीक है ना। पहले मैंने आपको कहा था ब्रैकेट, और ब्रैकेट में उनके नाम। अब नाम कौन से हैं, 5 और 10 के दरमियान जो नेचुरल नंबर आते हैं वो कौन से हैं, नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। सो 5 के बाद आता है 6, इन बिटवीन कह रहा है, इन बिटवीन मतलब ये हुआ कि 5 और 10 को नहीं लेना, इसके दरमियान वाले नंबर लेने हैं। तो 5 के बाद आता है 6, 6 के बाद आता है 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 भी नहीं लेना और 5 भी नहीं लेना। सो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फॉर्म आ गई है सेकंड वाली, जिसको हम रोस्टर फॉर्म या फिर टेब्यूलर फॉर्म कह रहे हैं, कि हम उनके नाम्स को कॉमा लिखने, नाम ब्रैकेट लिखनी, और उसके बाद पहला नाम कॉमा, फिर दूसरा नाम, थर्ड फोर्थ, उनके एलिमेंट्स उनके नंबर्स की फॉर्म में हमने लिख दिया। सो अगर हमारे पास नाम होते तो हम नाम लिख देते। आपके क्लास फेलोज हैं, आप उन सबके पहला नाम लिखेंगे, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, इस तरह से जितने भी क्लास फेलोज हैं आप उनके नाम लिखेंगे, राइट। अब नेक्स्ट आपके पास आ रहा है थर्ड फॉर्म, जिसको हम कह रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें आप मैथमेटिक्स सिंबल्स का यूज करोगे। कैसे लिखोगे, इसमें जो सबसे पहले लिखा जाता है ना, कोई भी आप उसको एक्स वाई जी की फॉर्म में लिखा जाता है। नॉर्मली आप जो नंबर्स यूज करते हो वो एक्स या फिर वाई कहते हो।
एक्स सच दैट, ये जो एक्स के बाद ये स्लैश, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, इसको कहते हैं आपके पास सच दैट। इसको इसको जो मैथमेटिकल्स में आप इसको इंग्लिश में इस तरह से कर सकते हो कि ये आप इसको क्या कहते हैं, सच दैट। सो एक्स सच दैट, एक्स ये जो आपके पास सिंबल है ये वाली, इसको इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब क्या है, ये इसका मेंबर है, ये इसमें कंटेन करता है, ठीक है। अब ये किसके मेंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स के मेंबर हैं, हमने यहां से अब देखा है। सो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जो ब्लैक, ये जो अलामत है इसको कहते हैं एंड, ए एंड डी एंड, नॉर्मली हम कहते हैं एंड। एंड और ये कहां से कहां तक, 5 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 10। इसका मतलब क्या है, ये वही मतलब है जो हमने पीछे किया कि आपकी जो x की वैल्यू है वो 5 और 10 के दरमियान में है। अगर यहाँ इक्वल टू लगा दें तो इसका मतलब है 5 और 10 के दरमियान के नंबर, और 5 और 10 दोनों को शामिल कर दिया गया। तो यहाँ तक जो बात हमने की है वो ये है कि आपके पास एक सेट है, क्या है, कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है ना। उसके बाद हमने डिफरेंट सेट्स के बारे में बात की। उसके बाद हमने ये बात की कि आपके पास एक सेट है, उसको लिखने के कितने तरीके हैं। 3 तरीके हैं। एक तरीका है जिसमें हम किसी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, नॉर्मली हम यहाँ पर बात करें इंग्लिश की, तो हम इंग्लिश में उसको लिखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा सेट जो नेचुरल नंबर्स का है और जिसमें 5 और 10 के दरमियान के नंबर्स आते हैं। अब उसी को हमने दूसरे फॉर्म में, जो कि टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म हम कहते हैं, वो कौन सी है, जिसमें हम उसके नाम लिखते हैं कॉमा लगा के और इस ब्रैकेट में। थर्ड फॉर्म है जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कह रहे हैं, और वो कौन सी है, ब्रैकेट लगाते हैं और उसको, ये जो सारी कहानी है, ये सारी कहानी हम मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज़ करते हुए लिखते हैं। सो 3 तरीके, तीनों हमने पढ़ लिए कि किसी भी आपके पास कोई भी आपके पास सेट हो, उसको लिखने के 3 तरीके हैं, और तीनों के बारे में हमने बात कर ली है। अब मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स ले रहा है, उन एग्जाम्पल्स को भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसकी थ्योरी को ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, सो आपके पास सेट उसने दे दिया 6, 8, 10 और 12। आपको लिखना है इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और इसको लिखना है बिल्डर फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव में मतलब आपने इसको लैंग्वेज में लिखना है, किसी आप इंग्लिश लैंग्वेज में इसको लिखेंगे। अच्छा, ज़रा देखें कि ये नंबर हैं कैसे। ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है। ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड होने वाले हैं। 2 3 6 को भी डिवाइड करता है, 8 को भी, 10 को भी, 12 को भी। तो मतलब ये हुआ कि हमें ये पता चल रहा है कि ये 2 से डिवाइड होने वाले हैं, तो ये किसको बिलोंग करेंगे, ये इवन नंबर्स को बिलोंग करेंगे, जो अभी हमने पीछे सेट पढ़ा है ई वाला, कि वो सारे नंबर्स की कलेक्शन जो बेसिकली 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम इवन नंबर्स कह रहे थे। तो हमें ये पता चल गया कि ये सेट है इवन नंबर्स के एलिमेंट्स का, जिसमें आपके स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 6 और 12 के दरमियान में, ठीक है। सो इसमें आप अगर दरमियान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर हम इनकी बाउंड्री को नहीं लेते। अब देख लें, हमने बात करनी है यहाँ पर किसकी, यहाँ पर अगर हम दरमियान में बात कर रहे हैं, इन बिटवीन का यूज़ करेंगे, तो पीछे भी हमने देखा है कि इन बिटवीन का लफ्ज़ जब आता है तो उसमें वो पॉइंट्स शामिल नहीं किए जाते, लेकिन हमारे पास ये पॉइंट शामिल हैं, तो इट मीन दैट हम कहेंगे सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 13, क्योंकि इससे एक लेस कर दिया और इससे एक ग्रेटर कर दिया, क्योंकि 5 ना तो हमें 5 शामिल करना है ना 13 शामिल करना है। सो 5 और 13 हमने कह दिया, ठीक है। 5 और 13 के दरमियान के इवन नंबर जो हैं उनका सेट ये है। सो हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया कि सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 13, बातें किया। अब इसी को हम लिखेंगे किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एक्स सच दैट, और ये किसके मेंबर हैं, ई के मेंबर हैं। सो एक्स बिलोंग्स टू ई, क्योंकि हमने ये देखा था ये इवन नंबर के मेंबर हैं, सो ई बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू ई। एंड ये एंड, अब ये एंड के बाद लिखना होता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ पे एंड हो रहे हैं। सो 5 से 13 तक ना तो 5 शामिल है और ना 13 शामिल है। सो 5 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 13। सो ये हो गया आपके पास।
दोनों तरह से हमने इसको लिख लिया। अब ये आपको उसने फॉर्म दे दी है, बेसिकली ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और आपको इसको टेब्यूलर फॉर्म में और यहाँ पर आपको ये सॉरी ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। सो आप इसको डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे और टेब्यूलर में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखें कि इसका क्या मतलब क्या है। वाई सच दैट, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये एक्स लिख दे, वाई लिख दे या जी लिख दे, मतलब नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये नाम है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्स सच दैट एक्स लिख दे, वाई सच दैट वाई लिख दे, जी सच दैट जी लिख दे, ए सच दैट ए लिख दे और ए बिलोंग्स टू कुछ कर दे, ई कर दे। ये जस्ट फर्जी नाम है, ये आप कुछ भी ले सकते हैं या कुछ भी आपको दे सकता है। सो ये लाजमी नहीं है कि आप इसमें से एक्स ही आएगा, वाई ही आएगा, जी ही आएगा, ये कोई लाजमी नहीं है। अच्छा, वो कह रहा है कि आपके पास बी एक सेट है जिसमें वाई की तरह के एलिमेंट हैं और वाई कैसा है, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू पी। वाई बिलोंग्स टू पी मतलब ये प्राइम नंबर से लिए गए नंबर्स हैं, एंड और ये कहाँ, वाई इज लेस देन 10, y की वैल्यू 10 से लेस है, तो मतलब 10 से छोटे नंबर्स, 10 से छोटे नंबर्स जो प्राइम नंबर को बिलोंग करते हैं। अब हमने देखा पहले कि जो प्राइम नंबर्स थे, प्राइम नंबर स्टार्ट हो रहे थे 2 से, पहला 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, 9 था, इस तरह से सॉरी 9 नहीं था, बाय मिस्टेक 9 3 से डिवाइड हो जाता है, 11 13 और ये इस तरह से ऑनवर्ड चलते जा रहे हैं। हमने बात करनी है किसकी, हमने बात करनी है यहाँ पर 10 से लेस प्राइम नंबर्स की। अब अगर हम टेब्यूलर फॉर्म की बात करें तो इससे कम, 10 से कम कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 11 तो बड़ा है 10 से, सो इट मीन दैट 2 3 5 एंड 7। सो ये हो गया आपका टेब्यूलर फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या है कि वही जो हमने ये जो लिखा हुआ है कि क्या है, किसका सेट, प्राइम नंबर का सेट, और कौन सा प्राइम नंबर का सेट, इसमें उसने लिख रहा है ये इसको इस तरह से लिख रहा है कि आपके पास सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, ये देख लें पहले 4 प्राइम नंबर्स हैं उसको लिख रहा है। और ये जो बात यहाँ पर उसने लिखा है ना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसने लिखा है कि सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, ये एक मेथड है। आप इसको इस तरह से लिखें, कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा चेंज करके भी लिखेंगे जिसका मतलब एक ही होगा तो बात वही होगी, ठीक है ना। आप ये भी लिख सकते हो क्या, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कौन से, आर विच आर लेस देन 10, लेस देन 10, ठीक है ना। ये भी आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, मतलब ये कहाँ करने की बात ये है कि यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं ये एक वे है, इसको डिफरेंट वे से लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बस यही फॉर्म है और यही रिजल्ट इसका ठीक होगा, अगर आप इसको थोड़ा बहुत चेंज करके लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी आप फॉर्म लिखते हो, कोई भी आप यहाँ पर कुछ भी वर्ड्स लिखते हो, लेकिन जिसका मतलब यही हो वो बात ठीक होगी। कुछ भी लफ्ज आप यहां इस्तेमाल कर लें लेकिन जिनका मतलब ये होगा वो बात ठीक होगी। ऐसा नहीं है कि आप इसको फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स ही लिखेंगे तो तब ठीक होगा, अदरवाइज नहीं ठीक होगा। इसको लिखने का तरीका एक ही है, ये यूनिक वे है। इसको डिफरेंट, इसके भी डिफरेंट वेज हो सकते हैं, इसको भी डिफरेंट वेज से लिखा जा सकता है। मतलब अगर एक ही क्वेश्चन दे दिया जाए और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को दिया जाए तो कुछ स्टूडेंट्स इसको इस तरह से लिखेंगे, कुछ डिफरेंट लिखेंगे, कुछ डिफरेंट लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंट लिखेंगे तब भी आंसर ठीक होगा, लेकिन जिसका मतलब यही हो। मेन क्या है कि उसका मतलब क्या है, उसका जो उसने स्टेटमेंट लिखी है उसके स्टेटमेंट के हिसाब से कौन से नंबर्स आ रहे हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम टेब्यूलर फॉर्म की बात करें तो ये यूनिक वे है, ये एक ही फॉर्म में सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें ये सेट बिल्डर फॉर्म की या फिर ये आपके पास जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की,
इसको लिखने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। हर स्टूडेंट अपने जहन के हिसाब से उसको अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। सो बात जो है मेन उसका जो आप ये समझ सकते हो कि उसका खुलासा है कि उसको डिफरेंट तरीकों से लिखेंगे लेकिन मतलब वही हो तो वो बात ठीक होगी। ठीक है, अब आपके पास आ रहा है यहाँ पर आप इसको लेके चल सकते हैं। क्या है, अब आपको टाइप्स बता रहा है कि सेट्स की जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि हम अब डिस्कस करते हैं किसके बारे में, सेट्स की टाइप्स के बारे में, कि सेट जो है किस तरह के होते हैं। सबसे पहला सेट जो आता है वो आता है एम्प्टी सेट, या फिर इसको हम नल सेट बोलते हैं। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना। ठीक है ना, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई मेंबर ना हो। ठीक है ना, उसको हम लिखते कैसे हैं, एक वे ये है, ठीक है, एक वे ये है और दूसरा वे ये है। ठीक है, कि आपने एक सर्कल डाल दिया, उस पर आप स्लैश डाल, एक ये है और दूसरा आपने ये ब्रैकेट डाली और उसमें कुछ भी नहीं लिखा। ये आपको एम्प्टी सेट जो है डेफिनेशन भी मिल गई और उसको लिखने का तरीका भी मिल गया। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है उसको आप कहते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, सो इसकी मुख्तलिफ आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो। ठीक है ना, जिस तरह से उसने एग्जाम्पल्स आपको दी हैं कि आपके पास पहली एग्जाम्पल उसने दी है कि सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6, 6 और 5 के दरमियान की जो इवन नंबर्स हैं उनका सेट। अब देखें 5 और 6, मतलब 5 को भी छोड़ दो 6 को भी छोड़ दो, इसके दरमियान जो नंबर्स आते हैं उनमें कोई इवन नंबर है ही नहीं। ठीक है ना, अब देख लें कि 5 के बाद 6 नेचुरल नंबर अगर हम देखें, और इवन नंबर की तो बात करें तो इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8। सो 5 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर आता ही नहीं है। तो इट मीन दैट ये एग्जाम्पल है आपके पास एक खाली सेट की। ठीक है ना, उस तरह से उसने ये लिखा कि बी, उसने दूसरी एग्जाम्पल दी है जो बेसिकली क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। सो बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 1, 1 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट। सो 1 से छोटे नेचुरल नंबर तो होते नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है स्टार्ट ही 1 से होते हैं। तो 1 इज लेस देन है तो 1 तो शामिल नहीं करना, तो 1 से छोटे नेचुरल नंबर्स होते नहीं है। तो ये आपके पास दूसरी एग्जाम्पल्स है। दूसरी एग्जाम्पल है आपके पास किसी भी नल सेट की या फिर एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट क्या हुआ, वो सेट जिसमें कोई रकम नहीं होता उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। राइट, उसके बाद आ गया आपके पास फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या है, ऐसा सेट जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड हैं। यहाँ पर उसने डेफिनेशन की है, a set having limited number of elements is called finite set। क्या मतलब कि आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं जो उसके जिनकी आपने कलेक्शन की है वो खास तादाद है उसकी। ठीक है ना, अब देखें तो नॉर्मली अगर हम देखें तो आपके पास एक क्लास होती है, क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 50 60 70 मैक्सिमम। एक फाइनाइट आप ये समझ सकते हो क्योंकि लिमिटेशन होती है। ऐसा तो नहीं है कि उसकी एक क्लास है उसमें आप उनकी काउंटिंग भी नहीं कर सकते, उनके बारे में बता ही नहीं सकते कि कितने, ऐसा तो नहीं है। सो आप इसको एग्जाम्पल मान के चल सकते हो। यहाँ पर और भी उसने एग्जाम्पल्स दी हैं कि फाइनाइट सेट क्या है कि जिनकी कलेक्शन आप कर रहे हो वो कलेक्शन जो है वो उनकी काउंटिंग कर सकते हो, वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का पता है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ पे एंड हो रहे हैं, ठीक है ना, या उनके नाम क्या हैं। ठीक है ना, अगर अगर कोई आप किसी भी आप नाम का सेट ले रहे हो, किसी प्लेसेस के नाम का सेट ले रहे हो, सब मुख्तलिफ आप सेट्स ले रहे हो जिनके जिनके एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स की लिमिट्स हैं कि कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पे एंड हो रहे हैं, या कितने मेंबर्स हैं, उनके बारे में अगर आप बता पाओ तो फिर वो सेट आपका फाइनाइट सेट कहलाए। यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दी है 10 12 14, ठीक है ना, 16 18 अप टू 50। अब देख लें इसमें जितने भी नंबर आएंगे आप इसमें बता पा रहे हो कि ये इवन नंबर का सेट है बेसिकली जो 10 से स्टार्ट होकर 50 तक जा रहा है। सिंपल है, हमने बता दिया कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एंड कहाँ से हो रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पर वो दूसरी एग्जांपल दे रहा है, सेट ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमें अब एक यहाँ पर आपके पास जो दुनिया है, आपके पास जो पूरी दुनिया है, उसमें जितने भी कंट्रीज हैं उनके नाम आप लेके बता सकते हो कि भैया ये मुल्क्स हैं। आप उनकी काउंटिंग कर सकते हो, उनको आप लिस्ट कर सकते हो, उनके बारे में आप बता सकते हो कि भाई इतने मुल्क हो सकते हैं, ठीक है ना। सो ये क्या है, ये आपके पास एक फाइनाइट सेट है, जिसके बारे में आप जिसकी लिमिटेशंस ना बता सको उसको आप क्या कहते हो, अपोजिट, मतलब इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट की बात यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर वो एक और बात यहाँ पर रिमेंबर के तौर पर लिख कर रहा है कि रिमेंबर दैट एम्प्टी सेट इज कंसीडर्ड एज ए फाइनाइट। जो आपके पास खाली सेट होता है उसको फाइनाइट सेट जो है कंसीडर किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर उसके पास आप उसको देखें तो उसमें आप उसके बारे में बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब इनफाइनाइट सेट क्या है कि ऐसा सेट जिसके मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर स्टार्टिंग का पता है तो एंडिंग का नहीं पता, ठीक है ना। स्टार्टिंग का पता है लेकिन एंडिंग का नहीं पता कि कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे हमारे तमाम जो नंबर्स का सेट है, नंबर्स का सेट ले लें या किसी और कोई और सेट ले लें जिसमें आपके पास उसके एलिमेंट्स का आपको लिमिटेशंस का नहीं पता, कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक एंड हो रहे हैं, या फिर एक साइड का पता है दूसरी साइड का नहीं पता, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इनफाइनाइट सेट है। एग्जाम्पल वो दे रहा है 10, 20, 30, मतलब 10 का प्रोडक्ट आ रहा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इस तरह से चलते जाएंगे। सो रुक नहीं रहा है, कहाँ पे रुक रहा है किसी को नहीं पता, ठीक है। सो ये एक सेट तो है, मल्टीपल ऑफ 10 है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 10 है, लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है नहीं पता, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता। सो ये इनफाइनाइट सेट है। इन द सेम केस नेक्स्ट बात कर रहा है कि क्यों, मतलब रैशनल नंबर्स के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि वो एक सेट है, कौन सा, एक्स, सेट दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 1 और 2 के दरमियान जो आपके पास रैशनल नंबर्स हैं उनका सेट। अब बात यहाँ पर ये आती है कि 1 और 2 के दरमियान जो रैशनल नंबर होते हैं उनकी तादाद आप काउंट ही नहीं कर सकते, अब बता ही नहीं सकते कि उसमें कितने जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं। कोई भी नंबर, कोई भी दो नंबर ले लें, उनके दरमियान रैशनल नंबर्स या फिर इर्रेशनल नंबर आप नहीं बता सकते। आपने चैप्टर नंबर 9 में रियल लाइन पढ़ी थी, रियल लाइन पे आपने देखा होगा कि कोई भी दो नंबर ले लें, उनके दरमियान जो रैशनल नंबर्स होते थे या इर्रेशनल नंबर होते थे उनकी काउंटिंग हम कर ही नहीं सकते थे, हमें पता ही नहीं होता था कि कितने हैं। सो ये आपके पास 1 और 2 के दरमियान जो रैशनल नंबर का सेट है वो आपके पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि कितने एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। अब ये तो बता रहे हो कि 1 से स्टार्ट होकर 2 तक जा रहा है, लेकिन इसके दरमियान जो नेचुरल आपके पास रैशनल नंबर्स आते हैं उनकी काउंटिंग ही नहीं कर सकते, आप बता ही नहीं सकते कि कितने हैं, ठीक है। सो नहीं बता सकते, सो इसीलिए ये आपके पास क्या है, इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पर आप बता नहीं पा रहे हो कि कितने रैशनल नंबर्स इसमें आएंगे। सो अब नेक्स्ट आपके पास आ रहा है सबसेट की डेफिनेशन। सबसेट क्या है, ये भी एक सेट ही है, जिस तरह से हमने पीछे कलेक्शन की है, सबसेट नाम से पता चल रहा है कि सबसेट, सो मतलब ये एक सेट ही होगा। अब ये सेट होगा किस तरह से, इसकी बात करते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज also an element of B, then A is called subset of B। मतलब ये हुआ कि आपके पास एक A सेट है, एक B सेट है, दो सेट है आपके पास। अगर A का हर एलिमेंट B का भी एलिमेंट है, मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर A से लेते हैं और वो B का भी है, तो इट मीन दैट वो उसका क्या है, सबसेट है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर आप समझने की कोशिश करें कि आपके पास एक A है, नॉर्मली उसमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स ले लिए, और एक बी है जिसमें आपके पास है 0, 1, 2, 3, 4, एक ये है। अब देखें एक ए की जो रुकन्स हैं वो कौन से है, ये मेंबर्स कह सकते हो, 1 है, 2 है या 3 है। 1 इसमें है
क्या इसमें है? 1 लिया इसमें भी है, 2 लिया इसमें भी है, 3 लिया इसमें भी है। तो मतलब ये हुआ कि आपने ए का कोई भी नंबर लिया ना, कोई भी रुकन लिया, कोई भी मेंबर लिया, वो अगर बी में है तो इट मीन दैट ये सेट इसका सबसेट है। और लिखते कैसे हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी। ये आपके पास जो है, जहां पर आप इसकी जो सिंबल है वो यूज कर सकते हो। तो यहां पर उसने लिखा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है, मतलब एक में जो भी नंबर्स हैं वो बी में मौजूद हूं, तो क्या है? तब आप कहते हो कि ए क्या है? बी का सबसेट है। और उसको लिखते कैसे हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी, और रीड भी ऐसे करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल वो यहाँ पर आपको दे रहा है कि ए आपके पास 2 3 5 7 है, बी आपके पास 1 से लेकर 7 तक है, सी आपके पास दिस वन है। सो अब देखें, वो कह रहा है कि ए कंटेन करता है, या फिर ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी कैसे हम चेक करते? ए में 2 है, क्या बी में है? बिल्कुल है। 3 है इसमें, इसमें भी 3 है। 5 इसमें है, इसमें भी 5 है। 7 इसमें है। तो ए का हर रुकन बी में भी मौजूद है, तो इट मीन दैट ए सबका ए सबसेट ऑफ बी। अब यहां पर ये एग्जांपल नेक्स्ट देख, वो कह रहा है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ए सी का सबसेट नहीं है। कैसे चेक करते हैं यहां पर कि ए के सारे रुकन उसमें मौजूद हैं या नहीं है? अब देखें, 2 जो है इसमें मौजूद नहीं है। सो यहीं पे पता चल गया कि 2 जो है इसमें नहीं है। सो 2 इसका मेंबर है लेकिन इसका मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सी का सबसेट नहीं है। अगर इसके सारे मेंबर इसमें भी होते तो हम कहते कि ये इसका सबसेट है, अदरवाइज नहीं है। सो यहां पर आपको कुछ नोट के तौर पर बता रहा है, इसको देख लेते हैं। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट जो होता है वो खुद का भी सबसेट होता है। ठीक है, यहां पर बड़ी काम की बात है। अब देखें, एक सेट है, लेट से यही 1 2 3 5। ए इज कंटेन ए सबसेट ऑफ ए है या नहीं है? एग्जैक्टली है, क्योंकि ए के सारे रुकन ए में तो मौजूद हैं। तो इसीलिए वो कह रहा है कि एवरी सेट, कोई भी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का तो सबसेट होता ही है। ये नोट है आपका, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट उसी में मौजूद हैं, तो बात ठीक है। सो हर सेट खुद का जो है वो सबसेट होता है। एक बात, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का जो एम्प्टी सेट होता है, जो हमने पढ़ा है एम्प्टी सेट या फिर ये वाला सेट है, वो हर सेट का सबसेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें कोई मेंबर ही नहीं है। उसके मेंबर नहीं है तो इट मीन दैट उसमें कंटेन करता है। अगर कोई मेंबर होता और उसमें ना होता, हमारी डेफिनेशन क्या है? हमारी डेफिनेशन ये है कि अगर एक सेट के जितने भी मेंबर्स हैं वो दूसरे में कंटेन करें, और एक सेट में कोई मेंबर है ही नहीं तो वो दूसरे में ऑटोमेटिकली, आप ये समझ सकते हो कि ट्रिवली क्या है, ये आपके पास क्या है, ये उसमें कंटेन करता है। अगर उसमें एलिमेंट्स ही नहीं है तो फिर क्या है, वो किसी के साथ भी मिल जाएगा, वो सबका सबसेट बन जाएगा। यही बात वो कर रहा है कि यहाँ पर आपके पास कोई भी सेट है, कोई भी सेट है, एम्प्टी सेट उसका सबसेट होगा। ये बात यहाँ पर वो दूसरे नोट में वो कर रहा है कि आपके पास कोई भी सेट है, एम्प्टी सेट जो होगा वो सबसेट होगा हर सेट का। थर्ड पार्ट में वो आपको कह रहा है कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज एट लीस्ट 2 सबसेट। अब कोई भी सेट ले लें जो नॉन एम्प्टी हो, मतलब खाली, यहाँ पर आप ये मान के चल सकते हो कि आपके पास कोई भी सेट है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स हो, खाली ना हो, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एक एलिमेंट भी हो जाए तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या है, एक एक एलिमेंट कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, खाली ना हो। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लें तो नॉन एम्प्टी सेट के कम से कम 2 सबसेट्स तो बनेंगे ही बनेंगे। और वो कौन से होंगे? एक वो खुद होगा और एक वो फाई होगा। मतलब एक खाली सेट होगा और एक वो खुद सेट होगा। ये 2 एलिमेंट्स आपके पास होंगे। तो आप इस चीज को लेके चल सकते हो कि आपके पास कोई भी सेट, कोई भी सेट आपके पास, आप कोई भी सेट ले लेते हैं नॉन एम्प्टी सेट, तो उसके कम से कम 2 तो सबसेट बनेंगे ही बनेंगे, एक वो खुद और एक खाली सेट। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आपके पास है यहां पर नंबर्स ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ n एलिमेंट्स इन 2 है। क्या कहानी, इसका मतलब क्या है कि किसी भी
आपके कोई भी आपके पास सेट है, उसके आप सबसेट देखना चाह रहे हो कि भाई कितने सबसेट उसके बन सकते हैं, उसका फार्मूला आपको दे रहा है। ठीक है, ये बड़ा काम का फार्मूला है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपके पास कोई भी नंबर है, कोई भी सेट है, उसके जो नंबर्स की तादाद है, जो उसके एलिमेंट्स की तादाद है, 2 को उसकी पावर बना दो तो आपको पता चल जाएगा कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आपके पास एक ए सेट है, इसमें 2 3 5 6 कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं। तो 2 की पावर 4, सो 2 की पावर 4, ठीक है ना, 2 2 4, और ये बेसिकली बन जाएगा 16। तो इट मीन्स दैट कि ये जो सेट है इसके 16 जो है सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी सेट के सबसेट्स के बारे में बताने के लिए कैसे पता कर सकते हैं कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, उसकी जो मेंबर्स की तादाद है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 7 नंबर्स है, तो 2 की पावर 7 कर दे, उसका जो रिजल्ट होगा उसके उतने सबसेट्स बन सकते हैं। यहाँ पर ये जो नोट है इसमें आप इस चीज़ को अच्छे से देख लें, क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ है, और आपका जो पेपर है वो भी उसमें 40% MCQs आने हैं। सो ये जो नोट हैं ये आपको बहुत काम आने वाले हैं, तो आप इनको अच्छे से देखें। अब हम बात कर लेते हैं जी सुपर सेट के बारे में। सुपर सेट मतलब, सुपर सेट आप ऐसा समझ सकते हो कि एक दो सेट हैं, जो बड़ा सेट है उसको आप सुपर सेट कहेंगे, शर्त यह है कि उसका सब सेट, ठीक है, यही कहानी यहाँ पे वो करेगा। सुपर सेट क्या है कि अगर दो सेट हैं वो एक दूसरे में कोई एक दूसरे में कंटेन करता है, तो जो बड़ा सेट होगा उसको आप सुपर सेट कहेंगे। डेफिनेशन हम देखते हैं तो इससे मजीद जो है क्लियर हो जाएगा कि क्या कहानी है। अ सेट इज सबसेट ऑफ बी, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट। अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, तो ये जो बड़ा सेट है जिसमें कंटेन कर रहा है वो बी सुपर सेट है ए का। अगर ए कंटेन करता, ए सबसेट ऑफ पी है, तो जो जिसमें वो कंटेन कर रहा है, जिसका सबसेट बन रहा है, वो क्या है, वो सुपर सेट है। ठीक है, सो यही बात यहां पे वो हो रही है। सो एग्जाम्पल्स ले रहा है, आपको यहाँ पर बता रहा है सुपर सेट के लिए वो डेफिनेशन यूज कर रहा है, वो बेसिकली क्या है, बी इज सुपर सेट। उसको इसमें और उसमें लिखने का फर्क क्या है, इसको इस तरह से लिख रहा है, बात यहाँ भी वही है, लेकिन उसने क्या है, उसने थोड़ी प्लेस चेंज कर दी है। ए को इधर और बी को इधर, लिखा वही है जो उसने यहाँ लिखा था, इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ प्लेस का चेंज किया। तो बी की तरफ ये है, तो इधर भी बी की तरफ ही है, इधर ए इधर, बात एक ही है, लेकिन उसने इसको सिर्फ डिस्टिंक्ट करने के लिए, डिफरेंट करने के लिए उसने यहाँ पे उसको यूज़ किया है। मतलब ये हुआ कि सुपर सेट, और यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि ये आपके पास जो सुपर सेट है ये सब सेट है, कोई खास फर्क नहीं है, जो बड़ा सेट होगा उसको हम सुपर सेट कहेंगे। अच्छा, अब उसने एग्जाम्पल की तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है, सो इसका देखते हैं कि क्या कहानी है। अब देखिए, एक उसने सेट लिया एक्स, जिसमें वो ले रहा है वावल स्वरूप, ए ई आई ओ यू, इनको वावल्स बोलते हैं, और ये 5 होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ एंड यू। अब दूसरा सेट उसने लिया जिसमें उसने पूरी ए बी सी, मतलब ए बी सी जो आपके पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं उनको ले लिया। ठीक है, सो उसने पूरे एलिमेंट्स ले लिए आपके पास, जो आपके पास आ रहे थे इंग्लिश में। अब वो बात कर रहा है कि अब देखें, ये सारे ए भी ए बी सी में आता है, मतलब इंग्लिश के जो आपके हरूफ थाजी होते हैं उनमें आता है, ई भी आता है, आई भी आता है, ओ भी आता है, और यू भी आता है, सभी के एलिमेंट्स आपके पास आते हैं। सो क्या है, इट मीन दैट वाई सुपर सेट ऑफ एक्स, क्योंकि वाई जो है ये ए के सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, तो x इज सबसेट ऑफ b, सो इट मीन दैट सॉरी x इज सबसेट ऑफ y, सो y सुपर सेट ऑफ x। सिंपल है। सो यहाँ तक की बात जो है वो हमने कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं इक्वल सेट्स की। तो इक्वल सेट्स बेसिकली हम उन सेट्स को कहते हैं जिनके एलिमेंट्स की तादाद और जिनके एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब ये हुआ कि सिंपल आप ये बात कर सकते हैं कि जिनके एलिमेंट्स की तादाद जो है वो भी सेम है, और जो एलिमेंट्स हैं अंदर वो भी सेम है, बस उनकी जो प्लेस है वो थोड़ी आगे पीछे है, तो आप उनको कहते हैं
इक्वल सेट्स। तो यहाँ पर मैं अगर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से थ्रू समझाने की कोशिश करूँ तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि एक आपके पास 1,2 सेट है और दूसरा आपका 2,1 सेट। अब ये देखिए दोनों के सेट्स, दोनों सेट जो हैं इसमें इसकी तादाद भी, इसके जो नंबर्स हैं वो भी 2 हैं, इसके जो भी 2 हैं, और इधर 1 है, इधर भी है, 2 इधर है, 2 इधर भी है, बस प्लेस का थोड़ा बहुत आगे पीछे फर्क है। सो ऐसे तमाम सेट्स, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो ऐसे तमाम सेट्स बेसिकली आप उनको क्या कहते हो, इक्वल सेट्स, जिनके नंबर्स की तादाद, ये जो नंबर्स हैं, 2 नंबर्स इसके हैं, 2 इसके हैं, मतलब जिसके एलिमेंट्स की तादाद और जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हों, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, इक्वल सेट्स हैं। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, उससे मजीद जो हमें क्लियर हो जाएगा। 2 सेट्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, सेम ऑर्डर का मतलब ये है कि उनके जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो तादाद है वो सेम है, मतलब उसमें जो एलिमेंट्स हैं ये इनको मेंबर्स या एलिमेंट्स बोला जाता है। सो इसके 2 मेंबर्स हैं, इसके 2 मेंबर्स हैं और इसके भी 2 मेंबर्स हैं। पहली बात यह है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब उसमें जो एलिमेंट्स की तादाद है दोनों की वो सेम होनी चाहिए, उनको आप इक्वल कहोगे कब, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ आर द सेट्स आर सेम, मतलब दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो। ऐसा कि यहाँ पे 1 इधर है, इधर भी है, 2 इधर है, इधर भी है, जो एलिमेंट्स इसमें है इसमें भी है, जो एलिमेंट इसमें है इसमें भी है, दोनों में एलिमेंट सेम हो तो हम कहते हैं कि क्या है, ये इक्वल सेट्स हैं। अब इक्वल सेट्स को लिखने का तरीका है वो है ए विच इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब यहाँ पर उसकी दूसरी डेफिनेशन कर रहा है कि ए इक्वल बी है, तो इट मीन दैट ये एक अनदर डेफिनेशन आप इसको समझ सकते हो, जो डेफिनेशन ऊपर की है ये उसी क्या ही बेसिकली एक दूसरा रुख है, दूसरा तरीका है उसको लिखने का, ऐसा समझ सकते हो कि ए इज इक्वल टू बी है इफ एंड ऑल इफ ए कंटेन करेगा बी में एंड बी कंटेन करेगा ए में, या फिर ए सबसेट ऑफ बी एंड बी ए सबसेट ऑफ ए। अगर एक बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी के इक्वल होने के चांसेस हैं, मतलब ये आपस में इक्वल हैं। सो आल्सो ए इज इक्वल टू बी इफ ए इज सुपर सेट ऑफ बी एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बात वही, अगर ए सुपर सेट हो बी का, बी सुपर सेट हो ए का, तब भी बात वही है, क्योंकि सुपर सेट और सबसेट के बारे में हम देखा है कोई खास फर्क नहीं है, जो जिसमें कंटेन हो जाएगा वो सुपर हो जाएगा। ठीक है ना। सो ये बात हो गई कि अगर ए बी में कंटेन करता है, बी ए में कंटेन करता है, तो क्या है, वो इक्वल है। इधर भी यही बात कर रहा है कि उन दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। सो बात एक ही है। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल ले रहा है कि 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 और 6 एक सेट ले रहा है। ठीक है, दूसरा सेट ले रहा है बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। अब आपको एक ऐसा सेट लिखना है जो बेसिकली क्या है, जो आपके पास नेचुरल नंबर्स को कंटेन करता हो और नेचुरल नंबर 6 से छोटे हों, 6 भी शामिल करना है। अगर आप इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके पास ये सेट बिल्डर फॉर्म थी। सो ये आपके पास रोस्टर फॉर्म है। सो ये कह रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स ले लेने हैं। सो 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या हैं, 1 2 3 2 6 भी लेना है, क्योंकि इक्वल टू लगाया तो 6 भी लेना है। अब सी ले रहा है सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 6, मतलब कौन से सेट, सी में कौन से एलिमेंट्स हैं जो 6 को डिवाइड करते हैं। अब 6 को डिवाइड करने वाले कौन से हैं, क्योंकि ये मैं इसलिए इस तरह से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। डिवाइजर ऑफ 6 के डिवाइजर कौन से हैं, क्या 1 6 को डिवाइड करता है, 1 6 को डिवाइड, 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है। 1 2 6 को डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है 6 को, 3 डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, नहीं करता, 5 डिवाइड करता है, नहीं करता, 6 खुद को डिवाइड करता है, हर एलिमेंट खुद को डिवाइड करता है। सो सी में ये एलिमेंट है, बी में ये एलिमेंट है और ए में उसने वैसे ही एलिमेंट्स दे दिए, क्योंकि इसको थोड़ा इस फॉर्म में लेके आएंगे तो इसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, वैसे कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, सो अब देखें ए में और जो बी में फ़र्क क्या है। ए में 2 3 और 6 एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4 5 2 6 एलिमेंट है। तो इट मीन दैट यहाँ पर क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो इससे ज़्यादा हैं, एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए। एक्स्ट्रा होंगे तो फिर अब देखें ना, ए तो कंटेन करता है बी में,
लेकिन क्या बी ए में कंटेन करता है? बी ए में कंटेन नहीं करता, क्योंकि बी में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है। सो इट मीन्स दैट कि ए और बी जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि कार्डिनलिटी देख रहे हैं, या फिर कार्डिनलिटी आप ऑर्डर देख लें, और कार्डिनलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो, कार्डिनलिटी का मतलब भी ऑर्डर ही होता है। सो ऑर्डर मतलब 1 2 3 4, इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 और 4, इसके 4 एलिमेंट है। इसका ऑर्डर 4 है। इसका ऑर्डर 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर 6 है। इसमें 6 मेंबर्स हैं, इसमें 4 मेंबर हैं। तो जिसके मेंबर्स इक्वल नहीं है वो कैसे इक्वल हो सकते हैं? सो पहले हमने यही देखा था ना कि जिनका ऑर्डर सेम हो। तो इसका ऑर्डर 4, इसका ऑर्डर 6, तो ये आपस में इक्वल ही नहीं सकते। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर है 4। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर भी 4 है, और इसमें भी वही एलिमेंट है। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 भी है, 4 3 भी है, 6 भी है। एलिमेंट्स भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है। तो ये आपस में इक्वल है, ए और सी इक्वल है, ए और बी इक्वल नहीं है। तो ये एग्जाम्पल से आप इस चीज़ को आइडिया लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कह रहा है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन सा होगा? इक्विवेलेंट सेट के लिए जो डेफिनेशन है वो सिंपल सी है कि जस्ट ऑर्डर ही सेम हो जाए, बाकी ठीक है। अब देख ले कि टू सेट्स ए और बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर ऑर्डर आर इक्वल। जस्ट उसका ऑर्डर इक्वल हो जाए, एलिमेंट्स इक्वल हों या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर इक्वल हो जाए तो उनको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर हमने देखा कि एक एक ए है हमारे पास, ये 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स वाला सेट। अब कोई सा भी 4 एलिमेंट वाला सेट लिख ले। हमने डी एक सेट लिख लिया जिसमें 4 एलिमेंट है, लेट से ए बी सी और डी। इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट। बस 4 एलिमेंट का हर सेट जो होगा ना वो ए के इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। इक्विवेलेंट सेट के लिए एक ही शर्त है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब उसके एलिमेंट्स की तादाद जो है अगर सेम है तो वो इक्विवेलेंट है। लिखने का तरीका क्या है? ये जो ब्रैकेट, ये जो एलिमेंट, ये आपके पास सिंबल है, इस सिंबल का यूज़ किया जाता है इक्विवेलेंट के लिए। ठीक है। सो ए इज इक्विवेलेंट टू बी, रीड इस तरह से किया जाता है। अब यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन ये लिख रहा है, ये बात वही है जो पीछे उसने वर्डिंग्स में लिखा है और इसको उसने मैथमेटिकल सिंबल्स में लिख दिया है। ए क्या है यहाँ पर? ए जो आपके पास है, ए इक्विवेलेंट टू बी इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है। सो अगर उनके एलिमेंट्स की तादाद सेम है तो वो इक्विवेलेंट है, बस एक ही कंडीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विवेलेंट इक्वल सेट हैं उसमें ऑर्डर भी देखते हैं और एलिमेंट्स भी देखते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ ऑर्डर देखते हैं, एलिमेंट नहीं देखते। एलिमेंट कुछ भी हों, उसके भी जितने हों, दूसरे के भी उतने हों, तो वो इक्विवेलेंट है। इक्वल के लिए ऑर्डर भी देखते हैं और फिर एलिमेंट्स भी देखते हैं। सो यहाँ पर उसने एग्जाम्पल्स ली हैं। सो देखते हैं भाई एग्जाम्पल्स में क्या है। x such that x belongs to R and x square which is equal to 64। ऐसे रियल नंबर का सेट ले रहा है, ऐसे रियल नंबर का सेट जिनका स्क्वायर किया जाए और वो 64 बने। अब दो ही नंबर हैं जिनका स्क्वायर करते हैं और आपके पास 64 बनता है। वो कौन सा? एक 8 का स्क्वायर करते हैं वो 64 देता है, और एक नेगेटिव 8 का स्क्वायर करते हैं वो 64 देता है। सो इसका मतलब ये है, एक अब ए में कौन से एलिमेंट है? नेगेटिव 8 और पॉजिटिव 8, ऐसा समझ सकते हो। इसका मतलब ये है, क्योंकि ये साइड बिल्डर फॉर्म है, इस फॉर्म को तोड़ के हम इस फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में, सो ये फॉर्म बनेगी। यही लिखा है ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स क्या है, इसमें एक्स तरह के मेंबर है और एक्स कहाँ से है? आर से है। और उसमें कंडीशन क्या है कि वो सारे एलिमेंट्स जिनका स्क्वायर 64 के इक्वल आता है वो आपको ए सेट में मिलेंगे। अब दो ही नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करें और वो 64 आता है। एक नेगेटिव 8 का स्क्वायर करें तो 64 बनता है, और एक पॉजिटिव 8 का स्क्वायर करें वो भी 64 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की कार्डिनलिटी कितनी है? 2 है, या फिर ए का ऑर्डर कितना है? 2 है। सो अब ये क्या कह रहा है? बी सेट में कह रहा है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 5। अब इसमें कह रहा है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर का सेट जिसमें 5 से लेस हूँ। 5 से लेस की बात होगी तो 5 से छोटे, 5 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से हैं? हमने प्राइम नंबर देखें, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस तरह से आगे चल रहे हैं। सो हमने 5 से छोटे, तो 5 से छोटे कौन से आते हैं? इसका मतलब ये बात कर रहा है किसकी? 2 की और 3 की। ठीक है ना? ये फॉर्म हमें समझने में आसान लगती है, तो इसलिए हम
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2 और 3 की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, -8 और +8 की बात कर रहा है। तो इसके एलिमेंट्स भी दो हैं, इसके एलिमेंट्स भी दो हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि दोनों का ऑर्डर सेम है, इट मीन दैट ये इक्विवेलेंट है। ऑर्डर सेम तो इक्विवेलेंट, ऑर्डर सेम प्लस एलिमेंट्स भी सेम देन इक्वल। तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रॉपर सबसेट। ये बेसिकली जो हमने सबसेट पढ़ा था, सबसेट की एक फर्दर टाइप आगे आती है। एक प्रॉपर सबसेट होता है और एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। और प्रॉपर सबसेट किसको कहेंगे और इम्प्रॉपर सबसेट किसको कहेंगे, इसकी बात कर लेते हैं। लेट ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, वो तो हमने पीछे भी देखा, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो उसका सबसेट है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि पहले वो उसका सबसेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ए को प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहेंगे कब, अगर वो ए बी इक्वल ना हो। हमने ये बात की थी ना कि हर एलिमेंट खुद का तो सबसेट होता ही होता है। जब नोट हमारा था, नोट में हमारा पहली नोट में 1 था, तो उसमें लिखा हुआ था कि हर सेट का जो एलिमेंट, हर जो सेट होता है वो खुद का तो सबसेट होता ही होता है, ठीक है। सो ये बात कर रहा है कि ए क्या है, ए सबसेट ऑफ बी है, लेकिन ए इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्या है, फिर ये इसका प्रॉपर सबसेट है। और इसको यहाँ पर ये जो पहले हम सबसेट के लिए डेफिनेशन क्या लिख रहे थे, हम ऐसे लिख रहे थे, ये सिंबल लगा के यहाँ पर ये नीचे इक्वल टू का लगाते थे, ये इक्वल टू के लिए होता है। सो ये हटा दी है, ये अब हटा दी, क्योंकि इक्वल तो है नहीं, इक्वल की हमने यहाँ पर देख लिया कि इक्वल नहीं है। सो ए इज प्रॉपर, अब क्या पढ़ेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है, ए में और बी में फर्क है, मतलब ए में एलिमेंट्स की तादाद और बी में एलिमेंट्स की तादाद फर्क है, ए में कम एलिमेंट्स है, बी में ज्यादा एलिमेंट्स है। सबसेट है ना, सबसेट तो है, तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट है, तो इट मीन दैट बी में कोई ना कोई एलिमेंट्स एक्स्ट्रा है ए से, ठीक है ना। ऐसा समझ सकते हो कि ए में ए कंटेन करता है बी में, तो इसका मतलब ए के सारे मेंबर्स बी में है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है ए इज सबसेट, यहाँ पर ए इज सबसेट ऑफ बी, जस्ट ये सिंबल लिखी हुई है, तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर बी में कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है। सो ये बेसिकली प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन। सबसेट तो है लेकिन सारे एलिमेंट्स उसके नहीं है, मतलब ये हुआ कि बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, बी बड़ा सेट है। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर सॉरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। a which is equal to 2, a 2 4 and 6, b which is equal to 2 4 6 and 8। अब ये a के सारे एलिमेंट इसमें हैं, बिल्कुल हैं। अब सबसेट भी हैं और b में एक ऐसा एलिमेंट भी है जो a में नहीं है, मतलब एक एक्स्ट्रा एलिमेंट रख रहा है, या फिर इसका ऑर्डर बराबर नहीं है, ऑर्डर इसका 3 है, इसका ऑर्डर 4 है। सो ये क्या है, ये आपका बनेगा क्या, प्रॉपर सबसेट। अगर कोई सबसेट भी हो और ऑर्डर भी सेम हो जाए तो फिर क्या कहते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट की क्या डेफिनेशन है, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये है कि आपके पास दो सेट हैं, ठीक है, दो सेट हैं और उसमें आपने क्या किया, ए बी में कंटेन करता है और बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो क्या कहते हैं, ये आपके पास सबसेट है प्रॉपर। अब हम बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या है, अ सबसेट ऑफ बी सेट, क्या है यहाँ पर, लेट सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब पहले तो वो क्या है, शर्त क्या है कि सबसेट इम्प्रॉपर हो या प्रॉपर हो, पहले वो सबसेट होना चाहिए, पहली कंडीशन। कोई प्रॉपर सबसेट की बात करें या इम्प्रॉपर सबसेट की बात करें, पहले वो सबसेट होना चाहिए। उस सबसेट होने के साथ साथ क्या है, उसको प्रॉपर कहेंगे अगर वो ए और बी के इक्वल है, मतलब ये हुआ कि वो सेट उसके इक्वल है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हो कि अगर अगर एक सबसेट है बी का और उसका ऑर्डर भी सेम है तो वो क्या है, वो इम्प्रॉपर है, और अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो प्रॉपर है। इस तरह से भी आप लेख से चल सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये पर देखें, ये आपके पास इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 4, तो ये इम्प्रॉपर। इसका अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पर भी यही बात करेगा, एग्जांपल को देखेंगे तो इनका ऑर्डर सेम होगा। अब देखें वो क्या कर रहा है, एग्जाम्पल में क्या दे रहा है, ए दे दिया उसने ABC, और बी दे दिया सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसके पहले 3 एलिमेंट्स, तो कौन से पहले 3 एलिमेंट्स होते हैं,
एक ए होता है, दूसरा बी होता है और तीसरा सी होता है। इसका मतलब भी यही है, इसकी कार्डिनैलिटी या फिर ऑर्डर 3, इसका भी ऑर्डर 3। सो ऑर्डर 3 है और ये इसमें कंटेन करता है, ये इसमें कंटेन करता है, इक्वल भी है। तो इम्प्रॉपर सेट कौन सा? इम्प्रॉपर सेट आपके पास जो एक सेट दूसरे में कंटेन करता है, दूसरा उसमें कंटेन करता है, मतलब अगर वो इक्वल सेट हैं तो वो इम्प्रॉपर सबसेट है, ऐसा मान के चल सकते हो। और अगर सिर्फ कंटेनिंग है कि ए सबसेट है, ए सबसेट है बी का और कार्डिनैलिटी या फिर ऑर्डर सेम नहीं है, तो फिर क्या है, फिर आपके पास ये इम्प्रॉपर प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, उसके बाद आ रहा है आपके पास पावर सेट। सो पावर सेट को देखते हैं कि पावर सेट की कहानी क्या है। पावर सेट को देखते हैं। सो पावर सेट में क्या है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, और इसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। एक सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं उनको एक सेट में डाल दो, एक ब्रैकेट में डाल दो, तो वो क्या है, उन सब की जो कलेक्शन, ऐसा समझ सकते हो कि कलेक्शन किसी भी सेट्स के सबसेट्स की कलेक्शन, आप क्या कहते हो, उसको पावर सेट कहते हो। अब देखते हैं, एक उसने सेट लिया है ए एक्स वाई और जी, इसके जितने भी सबसेट बनते हैं वो सारे हम लिखते हैं। अच्छा, पहले तो हम जानते हैं कि हर सेट का खाली सेट तो सबसेट होता ही होता है, वो लिखा। उसके बाद हम इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बनते हैं वो कैसे। अच्छा, इसको बनाने का तरीका क्या होता है, इसको बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप खाली सेट लिखें, उसके बाद सिंगलटन सेट, मतलब एक एक एलिमेंट के सेट। तो सिंपल एक्स छोड़ दिया, दूसरे में वाई लिख दिया, तीसरे में जी। अब ये एक एक एलिमेंट आपने लिख लिया, अब दो दो एलिमेंट लिखना स्टार्ट करें, एक्स को वाई के साथ मिलाएं, फिर एक्स को जी के साथ मिलाएं, मिला लिया, ठीक है। सो एक्स को वाई के साथ मिलाया, फिर एक्स को जी, एक्स को यहाँ पर एक्स को वाई के साथ और एक्स को जी के साथ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स को वाई से मिलाया, एक्स को जी से मिलाया, ठीक है। अब ये आप मिला लिया, अब ये आप इसको भूल जाओ और इसको वाई को जी से मिला दो। सो वाई को जी से मिला दिया। आपने दो वाले ऑर्डर पेयर बना लिए जितने बन सकते थे। पहले एक वाले सारे लिए, फिर दो दो को लिया, फिर तीन तीन को लिया, फिर चार चार को, जितने पॉसिबल जितने एलिमेंट्स हों। सो पहले सिंगलटन, मतलब सिंगल, एक एक एलिमेंट, पहले सबसे पहले फाइ, उसके बाद ये खाली साइड इसको बोलते हैं, उसके बाद सिंगलटन एक एक एलिमेंट वाला, एक्स वाई जी, फिर दो दो वाले पेयर जितने बना सकते हैं, एक्स को वाई से भी लिख सकते हो, एक्स को जी के साथ भी लिख सकते हो एक ये, और वाई को जी के साथ भी लिख सकते हो एक ये। रिपीट नहीं करना, ऐसा नहीं लिखना कि एक्स और वाई लिख दिया और वाई और एक्स लिख दिया, ऐसा सेट में नहीं लिखा जा सकता, रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, रिपीट करना एलिमेंट को अलाउड नहीं होता। सो ये आपने लिख दिया, दो दो के आपने जो पेयर बनाने थे वो बना लिया। अब तीन का तो एक ही पेयर बनता है, एक्स वाई जी, सो एक्स वाई जी। सो ये सबको एक सेट में डाल दिया, ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये आपके पास क्या है, ये पावर सेट है। पावर सेट मतलब क्या, कि आपके पास एक सेट है जिसके जितने भी सबसेट बनते हैं उसको आप सेट की फॉर्म में लिख दो, तो वो आपके पास पावर सेट कहलाएगा। अब यहाँ पर सिंगलटन सेट या यूनिट सेट होता है, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, जिसके एलिमेंट्स की तादाद सिर्फ और सिर्फ एक हो, ठीक है, उसको सिंगलटन सेट। इस तरह से ये एक्स है, ये वाई है और ये जी है, एक्स में इस सेट में भी एक एलिमेंट है, इसमें भी एक, इसमें, इसको आप सिंगलटन सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल भी वो दे रहा है यहाँ पर कि ए सच दैट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड एक्स इज लेस देन 0। एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू मतलब ये हुआ कि आपका होल नंबर को बिलोंग करने वाला ये सेट है, और वन से छोटे होल नंबर्स का सेट आपको लिखना है। सो वंस आपका जो होल नंबर थे वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे थे, वो स्टार्ट हो रहे थे 0 1 2 अप सो ऑन। सो वन से छोटे, वन से छोटा तो एक ही 0 है, सो इट मीन दैट ये 0 की बात कर रहा है, और इसका एलिमेंट एक है, तो इसलिए सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट मतलब जिसमें एक ही मेंबर होगा, एक ही रुकन होगा, सो उसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट। अब आ गया जी आपके पास यूनिवर्सल सेट। द सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। आपको जितने सेट दिए गए हैं, आपको जितने सेट्स दिए गए हैं उनमें जो सबसे बड़ा सेट है, जो सबसे बड़ा सेट है, जो सबका सुपर सेट है, उसको आप कहते हैं यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आ रही है? और उसको नॉर्मली यू से लिखा जाता है, यू से डिनोट किया जाता है। और यूनिवर्सल सेट
कौन सा सेट, अगर आपको सेट्स, आपको जो सेट्स दे दिए, 3-4 सेट्स दे दिए, आपको नहीं पता कि यूनिवर्सल सेट कौन सा है। आपको देखना है कि कौन से सारे सेट्स, कौन सा सेट जो है वो सब सेट्स को कंटेन कर रहा है। सो सब सेट्स को जो कंटेन कर रहा होगा उसी को आप कहेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? सुपर सेट है सब सेट का जो आपको दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। एक सेट उसने दे दिया ये, ठीक है, एक सेट आपके पास ये है जो कि 1 2 3 4 एलिमेंट्स रखता है, जो कि ये दूसरा क्या है 2 4 और 6 एलिमेंट है, और तीसरा सेट दिया है उसने 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ए के सारे एलिमेंट्स यू में हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है एंड 4 भी है। इसके भी सारी मैंने 2 4 एंड 6। ये यू सेट ए को भी कंटेन करता है, बी को भी कंटेन करता है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स भी इसमें हैं, बी के सारे बेस बी इसमें है। तो इट मीन दैट यहाँ पर आप बात कर सकते हो कि यू सेट है वो यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या? यूनिवर्सल सेट वो सेट जो बेसिकली आपके पास बाकी जो आपको सेट दिए गए हैं उन सब सा सुपर सेट है, मतलब उन सब को कंटेन करता है, तो वो सेट आपका यूनिवर्सल सेट होगा। अगर आपको क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट नहीं दिया जाता तो आप क्या करते हैं, आप एक ऐसा सेट लेते हैं जो सबको कंटेन करता, ठीक है ना। आप फर्ज करते हैं कि ये एक सेट है जो सबको कंटेन कर रहा है, सबका सुपर सेट है, सो ये यूनिवर्सल सेट है। सो इस तरह से आपके पास जो ये 17.1 की जो एक्सरसाइज से पहले की थ्योरी थी वो हमने यहाँ पर कर ली है। सो इस तरह से आज की वीडियो जो है उसका हम एंड करते हैं। बाकी जो एक्सरसाइज है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।